हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए बच्चों, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर। जी हां, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है और यहां पर मीन्स लिखा हुआ है, यानी ये मीन्स वाली डेफिनेशन है, इंक्लूड वाली मत समझना, जानी जितना इसमें लिखा है वही चार्ज माना जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट या लीन अगर हम प्रॉपर्टी पर क्रिएट करते हैं या कंपनी के एसेट पर क्रिएट करते हैं या कंपनी की किसी पूरी अंडरटेकिंग पर क्रिएट करते हैं या दोनों, क्यों, रीजन क्या है क्रिएट करने का, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, चार्ज बोलते हैं। तो अगर आप, जी हां, अगर आप चार्ज की बात करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लीन जो आप कंपनी की प्रॉपर्टी, एसेट्स, अंडरटेकिंग या बोथ पर क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, एंड चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। ओके सर। चार्ज दो टाइप के होते हैं मेरे बच्चा, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स चार्ज स्पेसिफिक एसेट पर क्रिएट होता है, जैसे कि किसी लैंड पर कर दिया, किसी बिल्डिंग पर, किसी मशीनरी पर। वही फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ना, वो क्रिएट होता है फ्लक्चुएटिंग नेचर के एसेट्स पर। फ्लक्चुएटिंग एसेट्स जैसे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा। ठीक है। नाउ क्या फिक्स चार्ज में सेल करना अलाउड है। जिस एसेट की आपने सिक्योरिटी दी थी, नॉट अलाउड टू सेल। कंपनी उसे सेल नहीं कर सकती बिना चार्ज होल्डर के अप्रूवल के। बट क्या उसे यूज कर सकती है, द आंसर इज यस, उसे यूज कर सकती है। बट परमिटेड, यहां पर इनको जो है सेल भी करे जा सकते हैं, बिकॉज फिनिश गुड्स तो हम लोग सेल करते ही हैं। चलिए, चार्ज कब खत्म हो जाता है फिक्स चार्ज के केस में, व्हेन मनी रिपेड इन फुल। अगर पैसा वापस कर दिया लोन का तो चार्ज खत्म हो गया। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होता है वैसे ही फ्लोटिंग चार्ज जो होता है क्या बन जाता है, फिक्स चार्ज बन जाता है ऑन क्रिस्टलाइजेशन। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी कब कब ऐसे कौन से केसेस है जिसमें फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। या तो कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, किसके टर्म्स एंड कंडीशन को, फ्लोटिंग चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, या कंपनी ने सीज यानी स्टॉप कर दिया है अपना बिजनेस करना, कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली गई है, या जिसको हमने चार्ज दिया था उसने अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर दिया है, उसने अपनी सिक्योरिटी पैसा रिकवर करने के लिए इन्फोर्स कर दिया है। तो इन केसेस में फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। अब आते हैं भैया लॉ पर। लॉ क्या बोलता है, सेक्शन 77 की अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है तो कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो इस चार्जेस को रजिस्टर कराएगी। किसके पास रजिस्टर कराएगी, आरओसी के पास। ड्यूटी किसकी है, कंपनी की। रजिस्टर किसके पास होगा, आरओसी के पास। कितने दिनों में होगा, 30 दिन के अंदर होगा। कितने दिनों में होगा, 30 दिन के अंदर। सर अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो पहले तो यह चेक कर लेना कि आपका चार्ज 2 नवंबर को या 2 नवंबर 2018 के बाद क्रिएट हुआ है। तो अगर 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ तो नॉर्मली तो 30 दिन में नॉर्मल फीस पे करके रजिस्टर हो जाता है। एक्स्ट्रा 30 डेज दिए जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 60 डेज, जिसमें आप कंपनी जो है आरओसी के पास रजिस्टर करा सकती है एडिशनल फीस पे करके चार्ज को। सर अगर 60 डेज के अंदर भी नहीं हुआ तो और 60 डेज दे दिए जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 120 डेज, जिसमें रजिस्टर करा सकते हैं आरओसी के पास। बट यहां पर पे करनी पड़ेगी एड वेलोरम फीस, यहां पर पे करनी पड़ेगी एड वेलोरम फीस। सर चार्ज सिर्फ इंडिया की प्रॉपर्टी का होता है या आउटसाइड, बेटा चार्ज जो क्रिएट होता है वो इंडिया की प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया वाली भी हो सकती है। प्रॉपर्टी और एसेट सर टेंजिबल होंगे, इंटेंजिबल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल पर प्रॉपर्टी पर भी चार्ज क्रिएट करा जा सकता है। नॉर्मली देखो, डिबेंचर्स के लिए CHG 9 है। अगर डिबेंचर्स देके लोन लिया है तो CHG 9 फॉर्म कंपनी जो है आरओसी के पास फाइल करती है। बाकी सारे केसेस में क्या फाइल करेगी, CHG 1 फाइल करेगी। किसके साथ, आरओसी के साथ। ओके सर। इस सर साइन कौन करेगा इस पे, बेटा साइन करेगा कंपनी
एंड चार्ज होल्डर विद आरओसी अलोंग विद CHG1 CHG9। हाउएवर एक अमेंडमेंट आई है जो हम आगे जाकर कवर करेंगे कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है या रेजोल्यूशन प्लान में चली गई है तो फिर कंपनी की पावर्स खत्म हो जाती है, फिर वहां पर CHG1 और CHG9 वगैरह डॉक्यूमेंट्स पर कौन साइन करेगा, यह अमेंडमेंट है, कौन साइन करेगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर। आगे जाकर ये अमेंडमेंट दोबारा कवर होगा, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप भी अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। जो डॉक्यूमेंट है चार्ज का उसे कौन वेरीफाई करेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्या पूरी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है या पूरी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है या थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, उससे डिसाइड होगा कि वेरिफिकेशन कौन करेगा। अगर पूरी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है जिस पर चार्ज क्रिएट हुआ है तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। कौन कर रहा है? या तो अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। और ये पॉइंट यहां पर भी क्या है मेरे बच्चा, सेम है। लेकिन कंपनी की सील में भी आप करके दे सकते हैं, कंपनी की सील लगा के भी दे सकते हैं, बट ये इंडिया वाली प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन दी कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन मॉर्गेज और चार्ज, या कंपनी को छोड़ के जो कि इंटरेस्टेड है उसके हैंड में भी दिया जाता है, बट ये भी पॉइंट इंडिया वाली प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में चार्ज क्रिएट कर रही है तो उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई एक्ट से गवर्न होता है। तो यहां पर उसे एग्जम्पशन दे दी गई है। बैंकिंग कंपनी को आरबीआई के फेवर में क्रिएट करे गए चार्ज को, आरबीआई के फेवर में क्रिएट गए चार्ज को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपने अपना CHG1 CHG9 कंपनी ने फाइल कर दिया आरओसी को, तो आरओसी का काम चालू हो जाता है। अगर कोई चार्ज या मॉडिफिकेशन रजिस्टर हो गया है आरओसी के पास, तो आरओसी उसे रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगी। तो अगर आपने नया चार्ज रजिस्टर कराया है तो CHG2 आरओसी इशू करता है, लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज कराया है तो CHG3 आरओसी इशू करता है कंपनी को एज अ प्रूफ। द सर्टिफिकेट इशूड बाय आरओसी, आरओसी ने ये जो CHG2 CHG3 इशू करा है, ये लॉ की नजरों में कंक्लूसिव एविडेंस, प्राइमा फेसी नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि इस चैप्टर के सारे प्रोविजन चार्ज से रिलेटेड कंप्लाई कर दिए गए हैं। अच्छा, कोई कंपनी अगर रजिस्टर कराना भूल जाती है, 30 दिन में भी नहीं कराया, 60 दिन में नहीं कराया, भूल गए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने होंगे? देखो, सबसे पहला कि कंपनी का लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन करा रहा है या कंपनी के जो दूसरे क्रेडिटर्स है ना, उस चार्ज को कंसीडरेशन ही नहीं लेंगे, यानी उस चार्ज को ऐसा माना जाएगा कि वो चार्ज क्रिएटेड ही नहीं है। या अगर चार्ज रजिस्टर होने में डिले हो जाता है तो चार्ज होल्डर जो है वो क्या लूज कर देता है? प्रायोरिटी लूज कर देता है। यानी इसका मतलब ये है क्या कंपनी को अब उस चार्ज होल्डर का पैसा देना ही नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस चार्ज होल्डर की प्रायोरिटी, उस चार्ज होल्डर की सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है, बट कंपनी इज स्टिल लायबल टू पे दैट लोन टू दैट चार्ज होल्डर। सेक्शन 78 ये क्या बोलता है? ऊपर हमने देखा था कि कंपनी की ड्यूटी है भैया रजिस्टर कराने की, बट अगर कंपनी अपना काम नहीं निभाती तो इससे नुकसान तो चार्ज होल्डर का होता है ना, तो चार्ज होल्डर खुद जाकर इसे रजिस्टर करा सकता है। यही बात 78 बोलता है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराने में चार्ज को, तो चार्ज होल्डर खुद आरओसी के पास जाकर क्या कर सकता है? रजिस्टर करा सकता है चार्जेस को। आरओसी नोटिस देगी कंपनी को, जैसे ही चार्ज होल्डर आरओसी को बताएगा तो आरओसी कंपनी को बोलेगी, क्या बोलेगी कि भैया देखो, एक बंदा आया कह रहा है तुमने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, कर दे हम रजिस्टर चार्ज। अब देखो, या तो कंपनी 14 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगी, तो अगर कंपनी 14 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगी तो आरओसी उस चार्ज को क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। बट अगर कंपनी ने सफिशिएंट रीजन दे दिया कि क्यों चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया गया है, तो फिर जो चार्ज होल्डर वाला रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो जाएगा। और या अगर कंपनी खुद आकर आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करा देती है, इफ कंपनी इटसेल्फ रजिस्टर द चार्ज आल्सो, देन जो चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन होगी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और कंपनी ने जो चार्ज बोला है उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। अच्छा, ये जो चार्ज होल्डर आरओसी के पास अप्लाई करेगा उसमें लगेगी फीस,
तो ये जो फीस, एडिशनल फीस वगैरह लगेगी, क्या ये कंपनी से रिकवर हो सकती है? बिल्कुल। सो चार्ज होल्डर इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कंपनी जो उसने आरओसी को पे करी है। नेक्स्ट है सेक्शन 79। ये बोलता है कि सेक्शन 77 जो हमने पढ़ा था, कंपनी को चार्ज रजिस्टर कराना होता है, ये और कौन कौन से केसेस में लगता है? तो अगर किसी कंपनी ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिस पर पहले से ही चार्ज था, तो जिस कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी ये ड्यूटी है कि वो भी आरओसी के पास क्या करे, चार्ज को रजिस्टर कराए। या अगर किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्ज में कोई भी मॉडिफिकेशन कराया गया है, कोई भी मॉडिफिकेशन कराया गया है, तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है। सर मॉडिफिकेशन में क्या क्या कवर होगा? सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन। फर्स्ट, एग्जिस्टिंग चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना, नया एग्रीमेंट करके वो चीज। सेकंड, जो लोन की लिमिट थी उसको बढ़ाना या लोन की लिमिट को घटा देना, यानी जो हमने सिक्योरिटी दी थी जिस लोन के बदले, उस लोन की लिमिट में घटाया या बढ़ाया गया है, वो भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसे भी मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होना अदर देन दी बैंक रेट, अदर देन दी फ्लक्चुएटिंग रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया घटाया जा रहा है, या सीडिंग आप परिपासु चार्ज, या चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन, यानी यहां पर क्या हुआ है कि ईयर्स पीरियड को बढ़ाया या घटाया गया है, उसकी बात हो रही है। या अगर जो प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज क्रिएट हुआ था उसको पार्शियल रिलीज कर दिया गया है, तो वो भी मॉडिफिकेशन माना जाएगा, वो भी मॉडिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों सेक्शन 80। सेक्शन 80 सिंपल सी बात कहता है, अगर कोई भी कंपनी अपने चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करा देती है, तो लॉ ये एज्यूम करता है कि पब्लिक को पता चल गया है कि इस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएटेड है। तो कोई भी पर्सन जो ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट या अंडरटेकिंग खरीद रहा है जिस पर चार्ज क्रिएटेड है, उसे अलग से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ये एजम्पशन मान के चलता है कि उसे चार्ज का, जो चार्ज क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी पे, उसे उस बात का पहले से ही पता था फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यानी पूरी दुनिया को पता चल जाता है जिस दिन आरओसी के पास कोई चार्ज रजिस्टर्ड होता है। तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिस पे चार्ज था और चार्ज रजिस्टर भी था, तो लॉ ये मानेगा कि भैया उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो उसे पहले से ही पता था, बिकॉज वो आरओसी की वेबसाइट पे, एमसीए की वेबसाइट पे जाकर उसे चेक कर सकता था। नेक्स्ट है सेक्शन 82। ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है। देखो सेक्शन 77 कहता है कि चार्ज क्रिएट हुआ तो हमें आरओसी को बताना है। अरे भैया, चार्ज अगर हमने लोन जो लिया था, लोन पे कर दिया, तो चार्ज खत्म भी तो हो गया पेमेंट होने की वजह से, तो डी रजिस्टर भी तो कराओगे कि भैया अब ये खत्म हो चुका है, इसे अपनी बुक्स में आरओसी प्लीज इसे अब ओपन मत दिखाओ, इसका स्टेटस क्या दिखा दो, क्लोज दिखा दो। तो यही बात है, कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को CHG 4 में जब वो या तो चार्ज का पेमेंट कर चुकी होगी या चार्ज का सेटिस्फेक्शन कर चुकी है, यानी लोन का या तो पेमेंट हो गया या सेटिस्फेक्शन हो गया। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज में। ओके, ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी और चार्ज होल्डर। ठीक है, क्या यहां पर एक्स्ट्रा डेज मिल सकते हैं? बिल्कुल एक्स्ट्रा डेज मिल सकते हैं कि अगर 30 दिन में नहीं करा पाए तो भैया 300 दिन के अंदर करा देना। 300 मतलब एक्स्ट्रा कितने डेज मिले? 270 डेज। 30 डेज तो पहले ही मिले थे, उन्होंने कहा 30 डेज की लिमिट 270 दिन हो जाएगी, यानी एक्स्ट्रा कितने हो गए? 270 दिन मिल जाएंगे। क्या करने के लिए? पेमेंट सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन यहां पर लगेगी क्या? एडिशनल फीस। देखो 30 दिन के अंदर किसके पास ऑप्शन था? कंपनी के पास ऑप्शन था, बट वही 30 दिन के बाद किसके पास ऑप्शन की बात हो गई? कंपनी और चार्ज होल्डर के पास हो गई कि वो जाकर बता देंगे कि आरओसी ये जो चार्ज था ये अब खत्म हो चुका है, इसे अपनी बुक्स में से, इसे अपने रजिस्टर में से हटा दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर कंपनी ने इंटीमेशन दिया आरओसी को सेटिस्फाई कि हम पे कर चुके हैं लोन को, बट वो इंटीमेशन चार्ज होल्डर के द्वारा साइन नहीं है, तो आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगी कि क्या बाय पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, कि भैया चेक कर ले, देखो कंपनी ने हमें बोला है कि वो लोन पे कर चुकी है, बट इस डॉक्यूमेंट पे क्योंकि तेरे साइन नहीं है, तो क्या सच में पे हो गया या नहीं हो गया, एक बारी देख ले, क्योंकि एक बार हमने कर दिया तो चार्ज हो जाएगा खत्म। तो अब चार्ज होल्डर के पास टाइम होता है उसको रिप्लाई करने का 14 डेज का। 14 डेज में जो है चार्ज होल्डर किसको रिप्लाई कर सकता है? आरओसी को। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं,
या तो वो रीजन बताएगा या वो रीजन नहीं बताएगा। मान लो अगर उसने रीजन नहीं बताया कि भैया, उसने कोई रीजन नहीं बताया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, गलत है, कंपनी झूठ बोल रही है, जो भी था, तो उस केस में मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंटर कर लेगा आरओसी, और आरओसी कंपनी को दे देगा CHG5। बट अगर चार्ज होल्डर ने रीजन बता दिया कि ये क्यों सेटिस्फेक्शन रजिस्टर नहीं होना चाहिए, क्यों इस पे से चार्ज खत्म नहीं होना चाहिए आपकी बुक्स में से, तो आरओसी उसका रीजन अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में लिखेगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया देख ले, चार्ज होल्डर की तरफ से ये रिप्लाई आया है, देख ले ये सही है या नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है, जिससे आपने चार्ज क्रिएट किया था, जिस डॉक्यूमेंट से उस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ था, या मॉडिफिकेशन, ये कब तक संभाल के रखना है? 8 सालों तक संभाल के रखना है। 8 साल कहां से गिनेंगे? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, जिस दिन चार्ज सेटिस्फाई होगा वहां से 8 सालों तक क्रिएशन का डॉक्यूमेंट और मॉडिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जो है प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कंपनी को। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 83। सेक्शन नंबर 83 भैया ये बोलता है कि क्या आरओसी को सुमोटो, यानी कंपनी ने भी नहीं बताया कि भैया पैसा पे हो गया लोन का, ना ही चार्ज होल्डर ने बताया, क्या फिर भी आरओसी खुद से ऐसी पावर रखता है क्या कि वो अपनी बुक्स में एंटर कर ले? क्या एंटर कर ले? कि भैया सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो यही बात सेक्शन 83 में लिखी है कि अगर आरओसी के पास कोई सेटिस्फैक्टरी एविडेंस आ जाता है, किससे रिलेटेड? दैट रिलेटेड टू रजिस्टर्ड चार्ज हैज बीन पेड, उसके पास ये एविडेंस आ गया कि भैया जो उधारी थी चार्ज से रिलेटेड वो पे हो चुकी है, या हो सकती है पूरी पे हो गई हो, या हो सकती है पार्टली पे हो गई हो, ये एविडेंस उसके पास आ गया, या जो प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग थी वो रिलीज कर दी गई, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग जो सब्जेक्ट टू चार्ज थी वो रिलीज कर दी गई, या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग स्टॉप टू फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग, कि अब वो प्रॉपर्टी का पार्ट रहा ही नहीं है कंपनी का। तो इन केसेस में देन आरओसी में एंटर इन रजिस्ट्रे ऑफ चार्जेस, तब आरओसी क्या करेगा? ऊपर वाले केसेस में सुमोटो खुद से क्या कर लेगा? मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन इन होल, अगर पूरा पे हो गया तो पूरा सेटिस्फेक्शन, और अगर पार्ट में हुआ होगा तो पार्ट सेटिस्फेक्शन कहां लिख लेगा? रजिस्टर ऑफ चार्जेस में लिख लेगा, और यह भी लिख लेगा कि भैया प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग जो है वो अब छोड़ दी गई है, या अब वो पार्ट नहीं रही कंपनी का। और ये करते ही जैसे ही एंट्री करेगा ना, आरओसी इंफॉर्म करेगा सारी अफेक्टिव पार्टीज को। अफेक्टेड पार्टीज यहां पर कौन होंगी? कंपनी, चार्ज होल्डर, उनको बताएगा। कितने दिनों में बताएगा? विद इन 30 डेज। कितने दिनों में बताएगा? विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग सच एंट्री। जिस दिन एंट्री करी गई है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी की, भैया मैंने, तुम तो मुझे नहीं बताए, तुम तो बताना भूल गए, लेकिन मुझे पता चल गया, इसीलिए मैंने ये एंट्री अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कर ली है, इसलिए मैंने ये जो एंट्री है वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कर ली है। ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन मेरे बच्चा, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बात कहता है ये सेक्शन। देखो, अगर कोई पर्सन क्या ले आता है? कोर्ट का ऑर्डर ले आता है। अगर कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर ले आता है, बट किस चीज का कोर्ट का ऑर्डर? अपॉइंटमेंट का। किसके अपॉइंटमेंट का? रिसीवर के अपॉइंटमेंट का या मैनेजर के अपॉइंटमेंट का? किस चीज के? प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज, तो प्रॉपर्टी जिस पर चार्ज लगा हुआ था उसके रिसीवर या मैनेजर के अपॉइंटमेंट का कोर्ट ऑर्डर ले आता है, तो सच पर्सन शॉल गिव नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। वो पर्सन अपॉइंटमेंट का, कि भैया मैं अपॉइंट करने जा रहा हूं, किसको नोटिस देगा? आरओसी को भी नोटिस देगा और कंपनी को भी नोटिस देगा। बट कितने दिनों में? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ कोर्ट ऑर्डर वो दे देगा। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट इसी के पैरेलल चलता है
कि अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट में ही लिखा था तो कोर्ट के ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये पावर अपॉइंटमेंट की पहले से ही जब लोन दिया गया था वहीं पर एग्रीमेंट में मेंशन होती है तो अलग से कोर्ट का ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। सो इफ एनी पर्सन अपॉइंट्स रिसीवर और मैनेजर फॉर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, सच पर्सन शॉल गिव नोटिस टू कंपनी एंड आरओसी, ठीक है, मेकिंग अपॉइंटमेंट अलोंग विद कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी दोनों में सिर्फ छोटा सा अंतर है, अगर एग्रीमेंट में पावर नहीं थी तो कोर्ट से ऑर्डर ले आए, और अगर एग्रीमेंट में जो लोन का एग्रीमेंट था, जो इंस्ट्रूमेंट था, अगर उसमें पावर थी तो अलग से कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपॉइंट किया जा सकता है। और किसको बताना है? दोनों को बताना है, आरओसी को भी बताना है, कंपनी को भी बताना है, आरओसी को भी बताना है, कंपनी को भी बताना है। कितने दिनों में बताना है मेरे बच्चा? 30 दिन के अंदर बताना है, 30 दिन के अंदर बताना है। अब अपॉइंटमेंट के वक्त बताया है, जब अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा क्या फिर भी बताना चाहिए? तो यही नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी, सच अपॉइंटेड पर्सन, तो वो जो अपॉइंटेड पर्सन जिसकी अपॉइंटमेंट खत्म हो चुकी है, शॉल गिव नोटिस टू कंपनी एंड आरओसी, वो कंपनी और आरओसी को नोटिस दे देगा कि भैया मेरी नौकरी खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूं। आरओसी शॉल रजिस्टर सच नोटिस, और आरओसी उस नोटिस को क्या कर लेगा? अपने पास रजिस्टर करके रख लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर अगर इस चैप्टर को किसी कंपनी ने फॉलो नहीं किया तो उस कंपनी के साथ और उसके ऑफिसर के साथ जिसकी गलती थी उसके साथ क्या होगा? सो कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए की जो है पेनल्टी लगा दी जाएगी। और अगर हमें पता चला कि भैया जानबूझ के कोई गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी फ्रॉड वाला केस, तो सेक्शन 447 अलग से लगा दिया जाएगा। सेक्शन 447 ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर अलग से लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है बेटा अमेंडमेंट, जो आपके नोट्स में नहीं लिखी होगी तो इसे यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कर लीजिएगा? कि अगर कोई कंपनी रेजोल्यूशन में है या लिक्विडेशन प्रोसेस में है, ठीक है, अगर कोई कंपनी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है या लिक्विडेशन प्रोसेस में है, तो उस केस में फॉर्म नंबर CHG 1, CHG 4, CHG 8 और CHG 9 जो कंपनी को साइन करना चाहिए था उसकी जगह कौन साइन करेगा? शॉल बी साइंड बाय, कौन साइन करेगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन कर सकता है, या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन कर सकता है, या लिक्विडेटर साइन कर सकता है। ठीक है, इस केस में ये लोग कंपनी के बिहाफ पे जो है इन फॉर्म्स पे साइन करने की पावर जो है रखते हैं। ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन आता है मेरे बच्चा, सेक्शन नंबर 87। ध्यान से सुनिएगा इस सेक्शन को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हुआ? अगर रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कोई दिक्कत है, गलती है, तो सीजी ऑर्डर कर सकता है उसके रेक्टिफिकेशन यानी करेक्शन के लिए, बट उसके लिए एप्लीकेशन भी तो आना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन चार्ज में अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कर रहा है एप्लीकेशन? ध्यान से देखिए, कंपनी या एनी पर्सन जो कि उस चार्ज में इंटरेस्टेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कर रहा है। अब जब एप्लीकेशन आएगी तो सीजी उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, और अगर सीजी सेटिस्फाइड है, किस बात से सेटिस्फाइड है? दो बातों का ध्यान रखेंगे कि ओमिशन हो गया है, भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? आरओसी को बताना। क्या आरओसी को बताना भूल गए? पेमेंट के बारे में या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की। चार्ज जो है खत्म हो गया, वो हमें बताना चाहिए था आरओसी को, बट आरओसी को हम रिक्वायर्ड टाइम में बताना भूल गए। तो ये हमने सीजी को एप्लीकेशन दी कि भैया हम भूल गए थे, इसे प्लीज बोल दो आरओसी को। सीजी प्लीज अगर आप ऑर्डर दे देंगे आरओसी को, तो आरओसी इसे क्या कर देगी? चार्ज को सेटिस्फाइड वाला दे देगी और हमें CHG 5 दे देगी। ठीक है, ओके सर। लेकिन दूसरा पॉइंट है, अगर आपने कोई चार्ज या मॉडिफिकेशन जो आरओसी के पास फाइलिंग करके रजिस्टर कराया था, उस चार्ज में कुछ बताना भूल गए या कुछ बताया था लेकिन उसमें गलती है, मिस स्टेटमेंट हो गई किसी भी पर्टिकुलर में जो ऑलरेडी आपने आरओसी को बताया था विद रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज और मॉडिफिकेशन, है ना, और आपको ये रीजन भी उसे देना पड़ेगा कि ये इंटेंशनल नहीं था सीजी को एप्लीकेशन में, ये एक्सीडेंटल था।
है ना। ये इनएडवर्टेंस मतलब जानबूझ के नहीं किया, हो गया, किसी काम में लग गए थे इस वजह से भूल गए, या ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन जिससे कि सीजी सेटिस्फाई हो जाए, तो बट विदाउट प्रिजुडिस टू क्रेडिटर और शेयर होल्डर, इससे शेयर होल्डर और क्रेडिटर पे कोई भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, देन सीजी में पूरा सेटिस्फाई होने के बाद सीजी डायरेक्ट कर सकती है क्या, या तो टाइम फॉर गिविंग इंटीमेशन ऑफ पेमेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज शॉल बी एक्सटेंडेड, कि भैया पीरियड आपको पता है 30 डेज के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बताना होता है, और फिर एक्स्ट्रा 270 डेज मिलते हैं, टोटल कितने डेज हो जाते हैं मेरे बच्चा, 300 डेज हो जाते हैं, टोटल कितने डेज हो जाते हैं मेरे बच्चा, 300 डेज हो जाते हैं, 300 डेज। तो इन 300 डेज के केस में अगर उसमें भी नहीं करा पाए तो और टाइम चाहिए होगा बताने के लिए, तो सीजी इस टाइम को और एक्सटेंड कर सकता है इस सेक्शन के अंदर। या रेक्टिफिकेशन, जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्ज में कुछ बताना भूल गए थे या मिस स्टेटमेंट कर दी थी, उसको ठीक भी तो करना है, तो सीजी वो भी डायरेक्ट कर सकता है कि भैया मैंने ऑर्डर दे दिया है, इनकी करेक्शन को कर लिया जाए, इस करेक्शन को कर लिया जाए। ठीक है, ओके सर। एक बारी फटाफट सेक्शन नंबर देख लेते हैं एंड देन इस क्लास को खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता था, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, किसके ऊपर ड्यूटी डाली हुई है, कंपनी के ऊपर ड्यूटी डाली हुई है, कितने दिन में डाली गई है, 30 दिन के अंदर डाली गई है। सेक्शन 78 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बट यहां पर एप्लीकेशन कौन देगा, अगर कंपनी 30 दिन में नहीं देती तो चार्ज होल्डर के पास भी पावर आ जाती है कि वो जाकर आरओसी को दे सकता है और पैसा भी किससे, कंपनी से क्लेम कर सकता है। सेक्शन 79 बोलता है कि सेक्शन 77 कौन से दो केसेस में एप्लीकेबल होगा, यानी ऊपर का सेक्शन और कौन से दो केसेस में एप्लीकेबल होगा, यह बात सेक्शन 79 में लिखी हुई है। सेक्शन 80 बोलता है कि जिस दिन आप रजिस्टर करा देते हो, ये कंपनी या चार्ज होल्डर चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करा देता है, उस दिन से पूरी दुनिया को ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस चला जाता है कि ये चार्ज रजिस्टर है और उसे पहले से ही पता होगा। सेक्शन नंबर 82, अगर कंपनी ने अपना चार्ज सेटिस्फाई या पे कर दिया है तो कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट कर देगी, किसको रिपोर्ट कर देगी, आरओसी को रिपोर्ट कर देगी। सेक्शन नंबर 83, यहां पर आरओसी के पास सुमो तो पावर है, पावर ऑफ आरओसी टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन, यानी कंपनी और चार्ज होल्डर से कोई इंटीमेशन नहीं आया, बट आरओसी के पास कोई सेटिस्फेक्शन, कोई सेटिस्फाइड प्रूफ, कोई सेटिस्फैक्टरी एविडेंस आ गया था, जिसके बेस पे उसने क्या कर दिया, एंट्री कर दी और फिर वो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को नोटिस दे देती है। सेक्शन 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, अगर रिसीवर या मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, हो सकता है दो रास्ते, या तो कोर्ट का ऑर्डर लाकर किया गया हो या इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी इस बात का प्रोविजन मेंशन हो, तो उस केस में भैया आरओसी और कंपनी को बताना जरूरी है, अपॉइंटमेंट का ही नहीं बल्कि जब छूट जाता है ना तब भी बताना जरूरी होता है। ओके। सेक्शन 86, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन में कंपनी के ऊपर 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। ठीक है। सेक्शन नंबर 87, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, यहां पर दो बातें करी गई हैं कि सीजी के पास पावर है, अगर उसे एप्लीकेशन आती है तो वो बोल सकता है कि भैया पेमेंट तो जो सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कराना था उसका टाइम एक्सटेंड कर दो, या अगर कोई रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गया तो उसको रेक्टिफाई कर दो। तो यहां पर बेटा हमने शॉर्ट में, क्योंकि चैप्टर छोटा है, बट पॉइंट्स हमने सारे के सारे मेजर जितने भी थे जो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए थे या जिस पे एमसीक्यू आ सकता है, वो सारे यहां पर कवर हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू सेशन में।